बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन को। और उसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो है देखा था कि कैसे हम लोग दो डाइस के एग्जांपल के साथ के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बेसिकली हमने उसमें देखी थी। और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो हमने डिराइव किए थे, जिसमें लेट्स से एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। कि अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार यानी कि मीन ऑफ द सैम्पल ले तो उसमें जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है वो सेम रहती है लाइक जो कि मीन ऑफ द पॉपुलेशन है, जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रिड्यूस हो जाती है बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल divided by square root, standard deviation of the population divided by square root of the sample size जो कि n था let's say। so उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने पहले दो डाइस की एग्जांपल लेके हमने उसके अंदर हमने मीन ऑफ टू डाई जो है बेसिकली वो देखा था, और अब हम 3 डाई की एग्जांपल जो है ना अब हम देखेंगे इस केस के अंदर। जो सेटअप है वो इस तरह से है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर मीन ऑफ 3 रोल्स ऑफ डाई, ठीक है। अब हम बेसिकली 3 रोल ऑफ डाई देखेंगे और जो भी नंबर आता है लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 5, 1 और 5 आया तो बेसिकली 11 इसका सम बनता है और मीन इसका 11/3 बनता है। नाउ अगर हमने इसको एग्जॉस्टिव तमाम वैल्यूज़ के लिए देखना है तो तीनों जो डाई हैं उनके अंदर 1 से 6 तक वैल्यूज़ हो सकती हैं। आउटकम जो है मीन की वो 1 यानी कि 1 का मतलब ये है कि तीनों के केस में कि डाई 1 में भी 1 आया, डाई 2 में भी 1 आया और डाई 3 में भी 1 आया, तो इनका मीन जो है वो 1 ही बनेगा यानी 3/3 होगा। और मैक्सिमम जो है वो 6 हो सकता है कि तीनों डाई में जो है आपके पास 6 आए तो उसका मीन जो है वो 6 बनता है। या फिर 18/3 बनता है। ये आउटकम्स की रेंज हो सकती है हमारे पास वाई बार के लिए यानी कि सैम्पल मीन के लिए, जबकि जो टोटल जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो हो सकती हैं 6 times 6 times 6 which is like 216 possible outcomes of 3 rows, but not all translate into unique y bar values, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ के केसेस में लाइक फॉर इंस्टेंस आपके पास फर्स्ट डाई में 1 आए, दूसरे डाई में भी 1 आए और तीसरे डाई में 2 आए, और दूसरा केस ये है कि 1, 2 और 1 आए, तो इन दोनों केसेस के अंदर जो वाई बार की वैल्यू है वो सेम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी 4/3 होगी और इसमें भी 4/3 होगी वाई बार की वैल्यू। यूनिक वैल्यूज़ नहीं होंगी, सारी की सारी 216 यूनिक वैल्यूज़ नहीं होंगी, देयर विल बी लेस यूनिक वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर टू द टोटल वैल्यूज़। और जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो कि हो सकती हैं, हमने यहाँ पे देखा कि मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है यानी कि 3/3 और मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है यानी कि 18/3। तो इट वेरीज़ फ्रॉम 3/3, 4/3 जो वाई बार की वैल्यूज़ हम बात कर रहे हैं, 5/3, 6/3 अप टू 18/3। सो दीज आर द यूनिक वैल्यूज़ जो कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में मिल सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट बाय हैंड। हम लोग एनालिटिकली ही इसको कैलकुलेट करेंगे। एनालिटिकल कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि हम सारी वैल्यूज़ लेट्स से लिखते हैं। तो वाई बार के केस में वाई बार इज इक्वल टू 1 के केस में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास y1 जो डाई है यानी कि फर्स्ट डाई, y2 इज़ सेकेंड डाई और y3 इज़ थर्ड डाई। सो y बार इज इक्वल टू 1 सिर्फ उस वक्त हो सकता है व्हेन वी हैव 1, 1 एंड 1 इन ऑल 3 डाई। तीनों डाई पे आपके पास अगर 1 आया है तो दैट इज़ द ओनली केस दैट यू हैव y बार इक्वल टू 1।
और इसकी probability ऑफ y बार इन दिस केस y बार इक्वल टू 1 जो है वो होगी 1/216 क्योंकि टोटल आपके पास जो वैल्यूज़ हो सकती हैं दोज आर 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 तीनों डाई की 216 सो probability कि y बार इक्वल टू 1 है दैट विल बी 1/216। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं कि y बार इक्वल टू 4/3 किस केसेस में हो सकता है। सो लेट्स से y बार 4/3 केसेस में तब हो सकता है कि अगर हमारे पास किसी एक पे 2 आए और बाकियों पे 1 आए। लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे पास y1 पे 1 आया, y2 पे 1 आया, y3 पे अगर हमारे पास 2 आए डाइस रोल करने से तो y बार जो है ये बेसिकली 4/3 जो है हमारे पास बन जाता है। तो इस केस में ऊपर वाले केसेस में 3/3 है जो कि 1 बनता है, तो इस केस में हमारे पास 4/3 बन जाता है। एक और केस जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि 1, 2 और 1, इस केस में भी 4/3 आएगा आपका y बार, और 2, 1 और 1 के केस में भी y बार 4/3 होगा। सो प्रोबेबिलिटी कि y बार जो है equals to 4/3 जो है आपका that will be equal to 3/216। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 5/3। नाउ 5/3 के केस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगे। सो y1, y2 और y3 में 5/3 इस तरह आ सकता है कि हमारे पास 1 और 3 आए, तो y बार हमारे पास इन सारे केसेस में लेट्स से हम लोग अभी जो भी केस देख रहे हैं हम लोग 5/3 का केस देख रहे हैं। सो 3, 1 and 4 and 5, 5/3 इसका y बार आ जाएगा। दूसरा केस हो सकता है 1, 3, 1 और 3, 1 और 1। और केसेस जो हो सकते हैं जो कि सोचे जा सकते हैं वो हो सकता है कि आपके पास 1, 2 और 2 के केस में भी यही आएगा। इस तरह से 2, 1, 2 और 2, 2, 1। सो ये वो केसेस हैं जिसके अंदर आपके पास y बार जो है वो 5/3 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट y बार इक्वल्स 5/3 जो है आपके पास वो इक्वल आ जाती है 6/216। ओके, इसी तरह से आपके पास आप y बार इक्वल्स टू 6/3, 7/3, 8/3 इस तरह से सारे आप जो है वो कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। सो इन्हीं चीज़ों को एग्जॉस्टिवली अगर हम देखते रहें तो हमारे पास जो टोटल जो एक फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। लेट्स से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से फॉर y बार, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास y बार है, तो y बार इक्वल टू लेट्स से 1, सॉरी या 3/3 इसको हम लिख देते हैं, फिर हम 4/3 लिख देते हैं। 4/3 की और ज़्यादा हो जाएगी, दिस विल बी 1/216, दिस विल बी से 3/216। इस तरह से 5/3 की जो है आपके पास 6/216 आ जाएगी। सो इस फॉर्म में आपके पास एक राइजिंग किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन आनी शुरू हो जाएगी जो कि एक सर्टेन जगह पे जाके मैक्स होगी, और उसके बाद फिर बिकॉज आपको पता है कि 6/216 जो है, सॉरी 18/3 यानी कि 6 वो भी 1/216 ही होगा। ओके, सो इस तरह की फॉर्म में आपके पास जो है एक ग्राफ जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बनेगा। अगेन आपने ये देखा कि एनालिटिकली अगर हमने ये सारी चीज़ कैलकुलेट करनी है तो काफ़ी लंबा और टीडियस प्रोसेस बनता है, बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट 3 के लिए देखा है, फिर 6/3, 7/3 के लिए सारे कॉम्बिनेशंस आपको जो है वो निकालने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर इसकी जगह हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करें और आर को यूज़ करें, so the case can be much more simpler and much easier. Let's see कि हम सिमुलेशंस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हमने सॉल्यूशन निकालना है एनालिटिकली तो हमारे पास 100% 1/216
3/216, 6/216, हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू जो है वो मिल रही थी। लेकिन यही काम अगर हम लोग बट द कैलकुलेशन आर डेफिनेटली वेरी टीडियस, और अगर हम उस टीडियस प्रोसेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे पास आर को यूज़ करने की ऑप्शन है टू सिमुलेट फॉर द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स। और सिमुलेशन का एक कोड लेट्स से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि हमने x की वैल्यूज़, लेट्स से एक वेरिएबल x के अंदर हमने वैल्यूज़ ली 1 to 6, तो इसके अंदर इसका मतलब है कि x के अंदर वैल्यूज़ आपके पास सिंपल, अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो x के अंदर आपके पास एक अरे होगा 2 3 4 5 और 6, ये 6 वैल्यूज़ होंगी। अब नेक्स्ट कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम y1 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके अंदर हम m सैम्पल कर रहे हैं फ्रॉम x। ओके, सो सी वी आर सैम्पलिंग फ्रॉम x, और इसमें होगा क्या कि फर्स्ट टाइम ये कोड रन करेगा तो इसमें से एक सैम्पल, इसमें से कोई एक वैल्यू जैसे 3 निकाल के ले आता है। और ये हमने कोड जो है ये हमने मिलियन टाइम्स जो है ना वो रन कर रहे हैं। सो फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द मिलियन में वो 3 निकाल के लेके आता है आपके पास। लेट्स से y1 की वैल्यूज आपके पास इस तरह आनी शुरू हो जाती हैं 3। उसके बाद रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू है चूँकि, तो इसका मतलब है कि वो दोबारा 3 को उसके अंदर कंसिडर करेगा नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए भी। नेक्स्ट टाइम अगर वो उसमें से निकालता है तो लेट्स से उसमें से 6 आ जाता है। नेक्स्ट टाइम सैम्पल करता है तो उसमें से 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 5 आ जाता है। सो इस तरह से करते करते हमारे पास टोटल 1 मिलियन जो है आपके पास सैम्पल्स आ जाते हैं, 1 मिलियन सैम्पल्स फॉर y1। एग्जैक्टली सेम वे हम लोग 1 मिलियन टाइम्स इसको सैम्पल करते हैं x को, और उसको हम y2 कहते हैं, ये हमारा सेकंड आया है। और y3 में हम लोग बेसिकली वही 1 मिलियन टाइम्स हम लोग उसको अगेन x को सैम्पल करते हैं। तो ये हमारे पास डाई 3 का रोल आ गया। अब इस तरीके से हमारे पास टोटल ये सारे के सारे y2 भी 1 मिलियन आ गए, y3 भी 1 मिलियन आ गया, और इसके अंदर लेट्स से 1 4 6 2 1 5 इस तरह से वैल्यूज़ हैं, इस तरह से 3 1 2 1 5 6 इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं और इन दिस वे पूरी रोज़ में ये सारे के सारे 1 मिलियन वैल्यूज़ हैं, ये भी और फिर ये भी 1 मिलियन वैल्यूज़ हैं और ये भी 1 मिलियन वैल्यूज़ हैं लास्ट जो है। सो अब हम क्या करेंगे, वाई बार लेंगे। वाई बार क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली वाई बार हम ये जो इंडिविजुअल्स जो फर्स्ट 3 इंडिविजुअल जो हैं इन सब को हम लोग सम अप करके इसका हम डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, तो हमारे पास इसका वाई बार आ जाएगा। लेट्स से इस केस में 3 + 3 6 और 7/3 इस केस में आ जाएगा, यहाँ पे 11/3 आ जाएगा, यहाँ पे 9/3 आ जाएगा, यहाँ पे 6/3 आ गया। इसी तरह से हमारे पास वाई बार की अगेन 1 मिलियन वैल्यूज़ जो है हमारे पास आ जाएंगे। अब हम इन 1 मिलियन वैल्यूज़ को जब हम हिस्टोग्राम्स की प्लॉट करेंगे वाई बार को, उसमें से लेट्स से 10,000 ब्रेक्स हमने ली हैं, तो हमारे पास आएगा क्या, किस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी कि लेट्स से अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ नीचे आ रही हैं। लेट्स से ये 1 है, दिस 1 इज़ टिल दिस मच, सो 1 इज़ बेसिकली जो आपके पास 3/3 जो आंसर आ रहा था जितना भी वो 1 है। फिर ये हमारे पास कुछ है, लेट्स से ये जो है हमारे पास यहाँ पे एक्जैक्टली में 2 मिल रहा है। 2 का मतलब ये है कि ये 6/3 है, यानी कि सम वो 6 और 3 से उसने डिवाइड किया। दिस लेट्स से ये क्या है, ये आपके पास 15 है, और लेट्स से 15/3, और लेट्स से ये 6 जो है ये 18/3 है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास इस तरीके से पूरी आपके पास एक इन अ फॉर्म जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया एनालिटिकली, उसी फॉर्म की आपके पास हिस्टोग्राम आ गई है। हम मज़ीद आर को यूज़ करते हुए इस हिस्टोग्राम को ज़्यादा और रिफाइन करते हैं, तो ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि व्हाट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम हेयर। सो ये हमारे पास कोड है, ज़रूर जो मैं ये कोड आपके पास साथ शेयर करूँगा, सॉरी स्लाइड शेयर करूँगा, तो प्लीज़ आप ये कोड ज़रूर रन करके देखिएगा कि किस तरह से हम इस को ज़्यादा बेहतर जो है हम लोग बना सकते हैं। हिस्टोग्राम तो देख ली, लेकिन अब
हमारे पास फ्रीक्वेंसीज उसमें आ रही थी। तो अगर हम इन चीज़ों को क्लीन अप करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो कोड है वो क्या है कि लेट्स सी कि हम लोग वाई बार के देखते हैं कि वाई बार के अंदर वैल्यूज़ कितनी हैं। ओके, सो टेबल वाई बार किसी के ज़रिए से हमारे पास वाई बार की टोटल वैल्यूज़ की जो है हमारे पास वो उसके इसको हम सामने अपने जो है ना वो उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। वाई बार की वैल्यूज़ इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी टेबल की, और उसको अगर हम नेम्स कर देते हैं तो हमें बेसिकली क्या मिल जाता है, उसकी उसी को हमने स्ट्रिंग्स में चेंज कर दिया। जब हम स्ट्रिंग्स में चेंज करके देखते हैं तो हमारे पास टोटल पता चलता है कि हमारे पास 1 से लेके तो 6 तक टोटल वैल्यूज़ हैं, और उसके अंदर जो डिफरेंट टोटल वैल्यूज़ हमारे पास बनती हैं 1 2 3 4 16 वैल्यूज़ जो है हमारे पास टोटल जो है ना वो हमारे पास ये बन रही हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमें ये पता है कि इनको हम बेसिकली चेंज करते हैं इनटू द डिफरेंट स्ट्रिंग जो हमने उधर देखी थी कि 3/3 लेट्स से 4/3 5/3 से लेके 18/3 टोटल जो है ना हमारे पास। जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर ऑन द पिक्चर, हम इसको स्ट्रिंग्स को हम लोग चेंज कर देते हैं कि लेट्स से वाई बार डॉट टेबल को हम लोग बेसिकली ये दिस 1 कॉरस्पॉन्ड्स टू 3/3, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू 4/3, तो हमने उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। और अब हम अगर वाई बार डॉट टेबल देखते हैं तो हमारे पास ये 3/3 से लेके 18/3 की जो टोटल वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, जो फ्रीक्वेंसी आई हैं, जो कि हमने 1 मिलियन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसके अंदर हमारे पास ये सारी फ्रीक्वेंसी आ गई कि 4623 टाइम्स आपके पास 3/3 यानी कि 1 वैल्यू आई थी, 407 टाइम्स आपके पास 18/3 आई थी, लाइक 9/3 यानी 3 का जो आपके पास वाई बार इक्वल टू 3 है, ये बेसिकली ये आपके पास टोटल 115,000 टाइम्स समथिंग 346 टाइम्स आई थी। सो दिस पे आपके पास टोटल टेबल जो है ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ जो है ना हमने ज़रा क्लीन करके जो है ना वो लिख दिया। अब अगर हमें ये पता है कि वाई बार डॉट टेबल में टोटल वैल्यूज़ जो है वो 1 मिलियन है। इफ़ वी डिवाइड दीज फ्रिक्वेंसीज जो कि ऑब्जर्व हुई थी बाय 1 मिलियन, तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। सो दीज आर प्रोबेबिलिटीज़। सो प्रोबेबिलिटीज़ 3/3 की प्रोबेबिलिटी 0.00462, 4/3 की 0.01, इसी तरह से 7/3 की 0.06। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी 3/3 was 1/216, so it was 0.004629363। तो आप अगर आप ये देखें 0.462963 है, अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो 0.463 बनता है, 4623 बनता है, यहाँ 0.4629 बन रहा है। सो दिस इज़ क्वाइट क्लोज, काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट जो है ना, जो अप्रॉक्सीमेशन जो है इट्स क्वाइट क्लोज। जब हमने 1 मिलियन टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो हमारे पास जो इसकी अप्रॉक्सीमेशन है विच इज़ वेरी क्लोज। 4/3 की 3/216 आई थी विच इज़ 0.030138889 है। तो यहाँ पे आपका 0.013 यानी कि यहाँ तक आपके पास एक्सैक्ट है, और उसके बाद आगे 739 है यहाँ पे। सो यू कैन सी कि जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं 5/3 वॉज 6/216, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये भी कितना जो है ना वो क्लोज है। सो अप्रॉक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें सिमुलेशन के ज़रिए बहुत ही क्विकली जो है हमारे पास आ गई है, बिकॉज एनालिटिकली तो हम 3 डाइस का केस जो है एनालिटिकली हम लोगों ने देखा था कि हम लोग वाई बार इक्वल 5/3 तक भी हमें अच्छी खासी जो है ना वो एक्सप्लोर करना पड़ा था कि अच्छा कितने इसके अंदर होते हैं। इसी तरह से आगे और आगे हम लोग जाते जाएंगे। नाउ अगर हमने ये अप्रॉक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम प्लॉट करते हैं तो एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे पास जो है ना ये एक नाइस किस्म का प्लॉट बन जाता है। अब आप सिर्फ ये देखें कि चूँकि हमने वहाँ पे 3/3 लिख दिया था 1, और उसका टेबल जो है बार डॉट टेबल जो है उसको हमने यहाँ पे अब प्लॉट किया, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया बाय 1 मिलियन। तो ये अब हमारे पास 3/3, ये हमारे पास 4/3 है, ये 5/3, 6/3। सो दिस बिकम्स अ नाइस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं। सो नाइस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अचीव हो जाती है।
सो सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये चीज़ शो करते हैं कि एम्पिरिकली estimation of sampling distribution के लिए simulation experiments can be very helpful and we can use them, and they can be used when the analytics are very hard or impossible. Analytical process कुछ केसेस में बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेबोरियस हो जाता है, और कई केसेस में तो इम्पॉसिबल भी हो जाता है कि हम उसको एनालिटिकली जो है सॉल्व करें. एंड इन दोज केसेस हमारे पास सिमुलेशन जो हैं बेसिकली दे कम फॉर आवर रेस्क्यू. और जनरली अब चूँकि कंप्यूटेशनल पावर बहुत बढ़ गई हुई है हमारे पास के ये जो कंप्यूटर्स हमारे बहुत फास्ट हो गए हैं, और वी हैव दी सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो अवेलेबल. तो आजकल जो पहले आज से 20 साल पहले जब ये कहा जाता था कि सिमुलेशन इज़ अ मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, but nowadays simulation is a method of first choice, has become a method of first choice, because actual real world complex phenomena के अंदर शायद एनालिटिकल सोल्यूशन एनालिटिकली कैलकुलेट करने का पॉसिबल ही ना हो, वो इतना हार्ड प्रॉब्लम हो. एंड प्रीवियसली अगर 20 years पहले हम सिमुलेशन को मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते थे, तो nowadays we call it as the method of first choice. सो इन केसेस में अगर हमने जब सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें किन चीज़ों को स्पेसिफाई करना पड़ता है. सो वी नीड टू स्पेसिफाई द स्टैटिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट. लाइक इन दिस केस जो भी हमने डिस्कस किया उसमें एक्स बार वाज आर स्टैटिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट, बट इट कैन बी अदर ऑल्सो, लाइक इट कैन बी दी एस स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर और भी प्रॉबिलिटी जो है प्रोपोर्शंस वगैरह, और इस तरह से जो भी आपका स्टैटिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट है वो स्पेसिफाई करते हैं. देन वी स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन वट एवर आवर अजम्पशन इज. लाइक लेट्स से इस केस में हम लोगों ने इट वाज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें से हमने उसको सैम्पल किया था. सैम्पल साइज ऑफ द स्टैटिस्टिक ये हमें डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है. जिस केस में हम लोगों ने यहाँ पे सैम्पल साइज ऑफ द स्टैटिस्टिक वो जो है लेट्स से 3 के ऊपर हमने किया था, एंड नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस यहाँ पे डाइस के केस में हमने 3 रेप्लिकेशंस हमने की थी. और ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी 4, 5, 50 तक भी हो सकते हैं. नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस फॉर द सिमुलेशन, लाइक इस केस में हमने 1 मिलियन जो है ना हमने रेप्लिकेशंस की थी. इस पर्टिकुलर केस में इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी 10,000, इट कैन बी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट किस किस्म का है. इट कैन बी 10 million ऑल्सो. So these are the 4 things that you need to specify for the simulation experiments to get the sampling distribution. अब ये एक छोटी सी कोड अगेन एक एग्जांपल है जिसमें बेसिकली हम लोग सैम्पल मीन एक्स बार की स्टैटिस्टिक को यूज़ कर रहे हैं, और हमें अगेन हम लोग सिमुलेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं. ये स्लाइटली उसके मुकाबले ज़्यादा सॉर्ट ऑफ कह लो कि कॉम्प्लेक्स या एडवांस एक उस केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म थी और दे वर ओनली डिस्क्रीट थी. इस केस में अब हमारे पास कॉन्टीन्यूस है. सो इस केस में हमारे पास जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है वो है नॉर्मल है, नॉर्मल विद मीन ऑफ 8.25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और सॉरी इसमें मीन और वेरिएंस जो है आपके पास जो है शायद दी जाती है. तो आपके पास 0.75, sorry, I think it is not standard deviation, it is standard deviation, not variance. So यहाँ पे 0.75 square, just a minute. Alright, for the purpose of I think notation आप इसको मीन और वेरिएंस लिखते हैं, मीन और वेरिएंस लिखते हैं, लेकिन जब हम आर नॉर्म लिखते हैं तो हम उसके अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन देते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल के साथ मीन
और वेरिएंस को 0.75 स्क्वायर इसलिए कर दिया गया ताकि आपके पास हो कि ये सिग्मा है, सिग्मा को 0.75 मिलता है। ओके, सो व्हाट वी डिड हियर इज़ कि हमने डिफाइन किया कि देयर आर 100,000 रेप्लिकेशंस, n इज इक्वल टू 100,000, सो दीज आर द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस। जो चौथा स्टेप था हमारे पास जो डिफ़ाइन करना होता था, पहला स्टेप था कि हमने स्टेटिस्टिक डिफ़ाइन कर दी 1, 2 हमने पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़ाइन कर दी कि हमारा मीन 8.25 है और 0.75 हमारे पास जो है ना वो उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन है। और तीसरी चीज़ हमने जो डिफ़ाइन करनी होती है वो हमने सैम्पल साइज़, तीसरी चीज़ होती है इज़ द सैम्पल साइज़, वो हम अभी करते हैं। और चौथी चीज़ ये होती है कि हम नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस में डिफ़ाइन करते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस हमने बता दिया कि 100,000 रेप्लिकेशंस हम कर रहे हैं। ओके, सैम्पल साइज़ हम कहाँ पे लेके आएंगे, लेट्स सी कि इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं। Just a minute. ओके, सो सैम्पल साइज़ जो है हमारे पास, सॉरी सैम्पल साइज़ के बजाय हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि हम लोग आर नॉर्म में जनरेट कर रहे हैं। ओके, आर नॉर्म क्या करता है, रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। आर नॉर्म हम जनरेट कर रहे हैं, लेट्स फॉरगेट दिस थिंग फॉर द मोमेंट। आर नॉर्म के अंदर हम लोग मीन हमने डिफ़ाइन किया 8.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने डिफ़ाइन कर दी 0.75। n टाइम्स 50 का मतलब ये है कि हम लोग 100,000 टाइम्स 50 यानी कि 5 मिलियन जो है हम लोग टोटल जो है आर नॉर्म जो है हम 5 मिलियन हम टोटल जो है वो रैंडम नंबर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 8.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.75 जो है हम जनरेट कर रहे हैं। और उसके बाहर ये जो ब्रैकेट्स में ये जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसको हम अरेंज कर रहे हैं इनटू रो, n रोज़ और कॉलम्स में हम इसको अरेंज करें। n रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करने का मतलब ये है कि हमने जो ये 5 मिलियन जो टोटल रैंडम नंबर जनरेट किए उन्हें हमने इस तरह से अरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कि देयर आर टोटल 100,000 रोज़, 100,000 रोज़ इस तरह से, और जो 50 है बेसिकली ये हमारे पास कॉलम्स बन जाते हैं, 50 कॉलम्स, सॉरी टोटल जो है ये 50 कॉलम्स बन जाते हैं। सो इस फॉर्म में आपका मैट्रिक्स हो जाता है कि 50 कॉलम्स हैं इस तरह से, और इस तरह से नीचे की तरफ जो है आपके पास टोटल 100,000 रोज़ बन जाती हैं। ओके, सो अब आप क्या करेंगे, आप इफ़ेक्टिवली हम लोग जो काम कर रहे हैं ये हमने काम इसलिए किया था कि हमारे पास एक डेटा सेट बन जाए। उस डेटा सेट में से अब हम लोग सैम्पल साइज़ जो है अब हम डिफ़ाइन करेंगे। जो हमने तीसरी चीज़ छोड़ दी थी यहाँ पे सैम्पल साइज़ हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि हम एक केस में हम लोग सिर्फ पहले दो का यानी सैम्पल साइज़ 2 रखेंगे, और लेट्स से इन दो का हम लोग वो मीन लिया करेंगे। लेट्स से इस कॉलम और इस कॉलम का मीन लेके जो भी हमारे पास मीन आता है उसको हमने n2 या n2 में हमने जो है ना वो स्टोर कर दिया। ओके, n2 एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली स्टोर क्या किया, इस तरह से हम लोगों ने n2 में जो चीज़ स्टोर होगी वो क्या स्टोर होगी कि आपके पास y बार्स होंगे, y बार्स 100,000 y बार्स होंगे, 100,000 y बार्स हो जाएंगे, और 100,000 y बार्स के अंदर बेसिकली आपके पास ये जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का यानी फर्स्ट प्लस सेकंड कॉलम का मीन जो है आपके पास हर एक रो में जो है वो मौजूद होगा n2 के अंदर। सो इस तरह से आपके पास ये y बार आ गया।
वाई बार के बाद ये पहला N2 के बाद हमने जो दूसरी चीज़ देखी वो क्या है, N10 देख रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि हम लोग पहले 10 कॉलम्स जो हैं उनके अंदर जो 100,000 रोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट्स से ये यहाँ तक 10 है लेट्स से। तो इन 10 के अंदर हम लोग इन 10 के जो टॉप के लेट्स से इसका हम लोग बेसिकली अब 10 सैम्पल साइज अब हमारा 10 हो गया, ठीक है। एंड 10 में हमारे पास 10 के अंदर अब हमारे पास बेसिकली ये जो 10 है बेसिकली 10 का इस तरह से हम लोग इनका जो है हम लोग वाई बार ले रहे हैं या उसका मीन सैम्पल मीन जो है हम लोग ले रहे हैं। सो इसमें हमारे पास सैम्पल साइज़ 10 हो गया। सो इसमें हमारे पास सैम्पल साइज़ 2 है, इसमें हमारे पास सैम्पल साइज़ 10 है, इसमें हमारे पास सैम्पल साइज़ 30 है, इसमें हमारे पास सैम्पल साइज़ 50 हो गया। राइट, सो दिस इज़ ये जो स्टेप नंबर 3 था सैम्पल साइज़ डिफ़ाइन करने वाला, वो हमने N2 N10 N30 N50 के लिए सबके लिए डिफरेंट डिफ़ाइन कर दिया। और इसीलिए हमने इसको 50 N टाइम्स 50 करके उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में किया था ताकि हमें सारा प्रोसीजर करने में आसानी हो। नेक्स्ट हम लोग ने ये लिखा हुआ है, ये पावर एम एफ रो, ये बेसिकली हम लोगों ने 2x2 जो है हम लोग चार जो है वो बनाएंगे, प्लॉट्स बनाएंगे ताकि हम उनको आपस में कंपेयर करें। यहाँ पे N5 लिखा हुआ है, ये बेसिकली N2 है। N2 में हम लोग हिस्टोग्राम ऑफ मीन ऑफ 2 नॉर्म दे रहे हैं और इस तरह से ही हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे 2 नॉर्म की, फिर हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे 10 नॉर्म की, फिर हिस्टोग्राम बनाएंगे हम 30 नॉर्म की, और फिर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे 50 नॉर्म की। वो चारों में हमारे पास 1 बाय 1 आ जाएगी एंड लेट्स सी कि रिज़ल्ट हमारे पास कैसा आता है। ओके, सो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया। अगर हम लोग टू नॉर्म यानी कि ये बेसिकली फर्स्ट टू रोज़ थी उनका जो है वो वाई बार था, ये 10 रोज़ का वाई बार था, ठीक है, ये 10 रोज़ का वाई बार था, ठीक है। सो वाई बार या एक्स बार, सॉरी यहाँ पे एक्स बार लिखा हुआ है, लेट्स कॉल इट एक्स बार। सो एक्स बार, सो सैम्पल मीन जो है वो टू सैम्पल साइज अगर 2 होगा, बाकी सब चीज़ें हमारे पास एग्जैक्टली सेम है, वही हमारे पास 8.25 जो है वो पॉपुलेशन मीन है और सिग्मा इज़ 0.75 है। तो 2 नॉर्म में हमारे पास ये N5 N2 है। सो 2 नॉर्म में हमारे पास जो है ये हमारे पास लेट्स से ये एक स्प्रेड जो है ना वो आ रहा है। सैम्पल साइज़ जो हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है सैम्पल साइज जिसको जनरली n से डिनोट किया जाता है, सो लेट्स कॉल n इज इक्वल टू 2, ओके। रेप्लिकेशन हुई 100,000 है। जब हमने हिस्टोग्राम ऑफ 10 नॉर्म लिया यानी कि 10 n इज इक्वल टू 10 जो है उस केस में 10 का हमने सैम्पल मीन लिया, तो यू कैन सी कि मीन इस केस में और इस केस में सेम वही सैम्पल मीन जो है, सैम्पल मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज सेम एज म्यू, ठीक है। लेकिन जो सिग्मा है ऑफ एक्स बार, जो ये जितना यहाँ पे था वो इससे अब रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे अब सिग्मा जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्रेड कम हो रहा है। जब यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 30 हो गया, सैम्पल साइज 30 हो गया, तो हमने ये देखा कि अगेन मीन तो वही है लेकिन जो इसका सिग्मा है वो और कम, स्प्रेड और कम हो रहा है, और n इज इक्वल टू 50 में वो फर्दर और रिड्यूस हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ आप अगर देखते हैं तो इससे आपको क्या पता चलता है, वही चीज़ जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि सिग्मा ऑफ एक्स बार जो है वो इक्वल है सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n सैम्पल साइज। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार तो वही म्यू ही रहती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स बार जो है वो रिड्यूस होती रहती है एक्स बार के केस में, स्टैटिस्टिक के केस में बाय अ फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, कि आप जितना सैम्पल साइज़ जो है वो बड़ा करते जाएंगे आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपका जो स्प्रेड है वो उतना ही कम होता जाएगा बाय फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आप इसी को वेरिएंस लेंगे तो वो सिग्मा स्क्वायर बाय n के फैक्टर से
चेंज होता रहता है. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर या इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वेरी इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे लिए आगे इस चीज़ को प्रोसीड करने के लिए. Right. So we'll have to remember that case also. और अब हम बेसिकली देखते हैं एक और टॉपिक जो कि है, बाद में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जमा भी होती रहेंगी, यानी कि इन चीज़ों का आपस का रिलेशनशिप भी जो है ना वो आपको ज़ाहिर होता रहेगा. एंड दिस इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो है ये अक्सर जो है हमारे सामने जो है ना वो ये केस जो है हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर विल बी फेसिंग दिस केस. दिस स्टेट्स लीनियर कॉम्बिनेशन जो है रैंडम वेरिएबल्स, लेट्स से अगर हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स हैं लाइक x1 से लेके xn तक, और हमारे पास n न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैं, यानी कि नॉन वैल्यूज़ न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स. तो फिर जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली क्या बन जाता है, द लीनियर कॉम्बिनेशन बिकम्स multiplying the constant with the variable and adding up all of them. ठीक है. So linear combination इसी तरह कहते हैं a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3. So this is called as linear combination. ये linear algebra का एक टॉपिक है. So linear combination जो है of random variables, अब हमारे पास random variables हैं बेसिकली x की फॉर्म में, एक्साइज की फॉर्म में. सो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है इट्स अ सम ऑफ दिस टाइप. ठीक है. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सिग्मा फॉर्म में हम इस तरह लिख देते हैं. अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप देख लें, तो अगर हमारे पास तमाम एज जो हैं इफ़ दे आर वंस, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इफ़ दे आर ऑल वंस तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn. सो ये बेसिकली क्या बन जाता है, ये हमारे पास टोटल बन जाता है, यानी कि वी आर सिंपली एडिंग अप ऑल द रैंडम वेरिएबल्स. सो दिस बिकम्स अ टोटल ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स. और अगर हमारे पास जो एज हैं वो सारे के सारे उनकी वैल्यूज़ 1/n है, 1/n, तो 1/n से क्या होता है कि 1/n x1 प्लस 1/n x2 प्लस अप टू 1/n xn. सो बेसिकली ये क्या बन जाता है, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाई n. सो ये बेसिकली मीन बन जाता है, सैम्पल मीन x बार. ओके. So there are two special cases of a linear combination. So हम लोग पहले भी जो हम चीज़ देख रहे थे वो हम जब रैंडम वेरिएबल्स का सैम्पल मीन ले रहे थे, तो बेसिकली वो भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन का केस ही है. और या फिर अगर हम सिर्फ सम देखें तो दैट इज़ ऑल्सो अ लीनियर कॉम्बिनेशन. इस केस के अंदर एक्साइज का जो है वो आईआईडी होना, इंडिपेंडेंट या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना, इस केस के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है. जहाँ ज़रूरी है वो हम आगे मेंशन करेंगे. कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि अगर हमारे पास y1 से लेके yn तक, इफ़ दे हैव, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, इफ़ दे हैव मीन वैल्यूज़ μ1 से लेके μn तक रिस्पेक्टिवली, एंड वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर से सिग्मा n स्क्वायर तक, तो वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट. सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रैंडम वेरिएबल इज एक्चुअली द सम ऑफ the linear combination of the expected value of the linear combination is equal to the linear combination of the expected values. Okay, ये मैंने जो बात की है वो ये है, expected value of linear combination, ये है हमारे पास the expected value of the linear combination of random variables is equal to linear
combination of expected value. ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या हैं? ये μ1 μ2 μ3 ये सारी की सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं, या फिर जिस तरह से आपके पास यहाँ पे दिया जा रहा है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू y1, एक्सपेक्टेड वैल्यू y2 अप टू yn, ठीक है। सो a1 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ μ1, एक्सपेक्टेड वैल्यू a2 टाइम्स, सो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू है। और यहाँ पे हम स्टार्ट किससे किया था? हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आता है। So expected value of linear combination of random variables is basically linear combination of the expected values. Okay, so ये एक important useful fact है to find out. So एक useful fact है. In case of basically हम अगर लेते हैं वेरिएंस को, अगर हम वेरिएंस ऑफ ऑल दीज जो है हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर हम इनकी वेरिएंस लेते हैं ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, सो इसके अंदर दो केसेस बनते हैं। एक केस स्पेसिफिक केस है, एंड दैट केस इज़ इंडिपेंडेंट, कि अगर तमाम रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो उस केस के अंदर इट कम्स आउट टू बी कि वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो है वो आएगा स्क्वायर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट्स एंड द वेरिएंस। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ the variance, right, with the square of the constants, right. So variance of linear combination आ जाएगा हमारे पास linear combination of variance with the squares of the constants, और उसी चीज़ का स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आ जाती है। हाउएवर अगर हम लोग स्पेसिफिक केस ऑफ इंडिपेंडेंस ना लें, यानी कि अगर हम y1 से yn को हम इंडिपेंडेंट कंसिडर ना करें और हम कोई भी जनरल यानी IIDs नहीं हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंट नहीं है अगर ये, तो उस केस में बेसिकली कोवेरिएंस कम्स इनटू द प्ले। सो जो फार्मूला है वो बेसिकली बन जाता है कि इट बिकम्स द डुअल सम ऑफ ऑल द क्या कहते हैं कांस्टेंट्स along with the covariance of each and every रैंडम वेरिएबल विद दी अदर, ठीक है। तो ये तमाम रैंडम वेरिएबल्स का बाकी सब के साथ जो है ना वो कॉम्बिनेशन के अंदर उनकी कोवेरिएंस वुड कम इनटू प्ले अगर ये सारे के सारे इंडिपेंडेंस नहीं हैं। बिकॉज हमने ये देखा था कि इंडिपेंडेंस के केस में जो कोवेरिएंट एलिमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ वेरिएंस रह जाती है, जबकि इंडिपेंडेंस अगर केस ना हो तो वेरिएंस के साथ साथ कोवेरिएंस ऑल्सो कम इनटू द प्ले। सो ये एक जनरल आपके पास जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो अबाउट वेरिएंस हमने डिस्कस किया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन, जिस केस के अंदर हमारे पास जो है पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस के अंदर हम लोगों ने थ्योरम स्टेट करते हैं कि लेट y1 to yn be random sample of size n from a normal distribution with mean mu y and standard deviation sigma y, okay. So हमारे पास यानी कि ये जो है हमारे पास रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, let's show some other color,
let's use this purple color. so ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिससे ये चीज़ निकाली गई वो है n और म्यू ऑफ y एंड सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, सिग्मा स्क्वायर ऑफ y. ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे बेसिकली y1 से yn तक हमारे पास रैंडम सैंपल ड्रॉ किए गए हैं ऑफ साइज n. अब जो हमारा थ्योरम जो है वो ये स्टेट करता है कि y बार की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, y बार की डिस्ट्रीब्यूशन जो कि y बार कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे. y बार हम लोग सैंपल मीन के तौर पर डिफ़ाइन करते हैं, जो कि n जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं उनका मीन है. ठीक है, ये n वेरिएबल्स का सैंपल मीन हमारे पास आ गया, n सैंपल साइज n का सैंपल मीन y बार आ गया. सो y बार की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, y की डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये है तो y बार की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आती है, इट्स द सेम म्यू y. ओके, म्यू इज़ द सेम, जो मीन है इट्स द सेम. हाउएवर जो उसकी जो वेरिएंस है दैट इज़ गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर y डिवाइडेड बाय n. यही वो चीज़ है, ये वो फैक्ट है जो बेसिकली हमने पीछे एक्सपेरिमेंट्स में अपने सारे देखा था, चाहे वो हमने एनालिटिकली किए थे, चाहे हमने सिमुलेशन के ज़रिए किए थे. सो दिस इज़ द फैक्ट दैट वी सॉ इन ऑल आवर एक्सपेरिमेंट्स कि सैंपल मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर मीन इज़ सेम एज दैट ऑफ द पॉपुलेशन मीन. हाउएवर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है, वेरिएंस इज़ reduced by a factor of the sample size. So sample size is sigma square y, यानी कि ओरिजिनल जो वेरिएंस है उसको आप डिवाइड करते हैं बाय सैम्पल साइज. सो दैट इज़ द रिड्यूस्ड स्प्रेड और द रिड्यूस्ड वेरिएंस ऑफ द सैम्पल मीन. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. In particular, note that the sample mean of normally distributed random variables is normally distributed. So this is an important fact कि normally distributed random variables का sample mean जो है वो भी normally distributed है. However, ये sample mean of normally distributed random variables is also normally distributed. ये वो फैक्ट है जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था. आप ये देखें कि जब हमने ये चीज़ देखी थी, राइट. सो हमने ये देखा था कि ये मीन तो ये 10 नॉर्म, ये 2 नॉर्म्स वगैरह जितने भी लिए हम लोगों ने, लेकिन जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो original population was defined as, in this case, n 8.25 and 0.75 square. Okay, original population भी ये थी. तो original population भी normally distributed थी और उसके जो sample means हमने निकाले, चाहे वो sample size 2 है, 10 है, 50 है या 30 है, तो sample mean of normally distributed random variable was also sample mean की जो sampling distribution है वो भी normally distributed आपको जो है वो मिली थी. So this is our theorem जो कि हम इसको पहले से basically देख चुके हैं. Also जो sample mean का जो expected value है म्यू y बार जो है वो population mean के बराबर है और जो वेरिएंस है वो वेरिएंस डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज है. एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एनी सैम्पल साइज n, यानी कि n चाहे जितना मर्जी हो जाए, दिस थ्योरम होल्ड्स गुड. सो दिस स्टेट्स दैट द लीनियर ऑल्सो नोट दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स आर नॉर्मल. सो अभी तो हमने सिंपल ये बेसिकली देखा है क्या कहते हैं सैम्पल मीन, लेकिन
ये एक जनरलाइज्ड है कि यहाँ पे ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ही है जो सैम्पल में ना, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन हो, लाइक टोटल या सम्स हो गए, या फिर और भी एज की वैल्यू कोई और भी हो, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होते हैं। सो ये एक जनरल जो है फैक्ट है। सो मीन के केस में भी यही है, लेकिन और भी कोई और भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, तो वो भी नॉर्मल ही होते हैं। ऑलराइट, सो एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि द फोरमैन ऑफ अ बॉटलिंग प्लांट हैज़ ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ सोडा इन ईच 32 ounce bottle is actually normally distributed random variable with a mean of 32.2 ounces and a standard deviation of 0.3 ounces. Alright, so basically यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि right, so एक सोडा बॉटलिंग प्लांट है, so this is a soda bottle. Let's say जैसे भी सोडा बॉटल होती है, okay, so this is a soda bottle. Alright, so this is basically 32 ounce soda bottle, और जब ये फिल हो जाती है, alright, so let's say ये इसका फिल लेवल है, जब ये फिल हो जाती है सोडा बॉटल, सो क्लेम ये कहा करते हैं कि ये 32 ounce की सोडा बॉटल है। जब एक फोरमैन जो कि बॉटलिंग प्लांट में, उसने लेट्स से उनको प्रैक्टिकली जब वे किया तो ही फाउंड आउट कि इसकी जो मीन वैल्यू है ऑफ ऑल दी of the weight of all these vehicle or all these bottles, let's say उसने let's say 50 bottles जो है ना वो वे की, और 50 बॉटल जब वे की तो उसने देखा कि एवरेज जो है वो बेसिकली वेट जो है वो 32.2 ounce है, राइट, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है लेट्स से 0.3 ounce, ओके। और दूसरी चीज़ उसने ये नोट किया कि ये बेसिकली इनका जो वेट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस विद 32.2 मीन एंड 0.3 जो है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ओके। So the question is that if a customer buys one bottle, what is the probability that the bottle will contain more than 32 ounce? ठीक है, so हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई भी बंदा जाके एक रैंडमली एक बॉटल जो है वो ख़रीदता है, तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि फाइंड हम ये करना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना चाहते हैं कि X is a single bottle जो कि किसी ने randomly buy किया is greater than 32 ounce, ठीक है, 32 ounce. So X is the random one bottle जो कि किसी ने buy किया. So हम ये देखना चाहते हैं कि what is the probability कि जब वो buy करे तो उसकी जो weight है, जो amount of soda जो उसके अंदर है वो it is more than 32 ounce. Let's see. So probability that X is greater than 32, where X is normally distributed and mu is 32.2 and sigma is 0.3, right? So ये हमारे पास facts हैं. So we want to find out what is the probability that X is greater than 32. So let's see, अगर हम इसी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो what we can do is हम लोगों के पास ये चीज़ मौजूद है कि हम चूँकि x जो है ये बेसिकली जिस चीज़ से निकाला जा रहा है वो it is normally distributed with mu and sigma square,
सो हम इसको चेंज कर सकते हैं इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है। और वो हमने देखा था कि अगर हम x माइनस म्यू ओवर सिग्मा अगर हम लेंगे, ये हम लोगों ने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी बैक इन चैप्टर 4, तो तब हमने देखा था कि किसी भी नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करने का, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करने का तरीका है कि आप x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ले लें, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज हो जाती है। So we want to find out कि x minus mu over sigma, which is basically 32 minus 32.2, which is mu जो कि यहाँ पे दिया गया, divided by sigma, which is 0.3 जो कि यहाँ पे दिया गया। तो ये हमारे पास निकलता इस तरह से है कि हमारे पास this becomes z or this becomes minus 0.67. So what this basically translates into finding out the standard normal distribution in this manner. So अगर हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि probability that z is greater than minus 0.67, so इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं into CDF। तो CDF के लिए हम लोग इसको बेसिकली probability लेस दैन एन इक्वल टू माइनस 0.67 देखना चाहेंगे, और उसको हम लोग 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉबिलिटी ग्रेटर दैन z ग्रेटर दैन 0.67 आ जाती है, माइनस 0.67 आ जाती है। सो ये बेसिकली इस तरह से है कि हमारे पास 0 होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल और माइनस 0.67 कहीं यहाँ पे आएगी, लेट्स से 0.67, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेट्स से ये माइनस 0.67 है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दिस मच ऑफ प्रॉबिलिटी, बिकॉज ये जो प्रॉबिलिटी है जो 0 से ये तो 50% है। सो ये टोटल प्रॉबिलिटी है बेसिकली ये सारी मिला के ये हमारे पास तकरीबन आती है 0.748, यानी तकरीबन 75% जो है हमारे पास ये प्रॉबिलिटी आ जाती है। So this is what the answer is. Though this is how we have found out that there is about 75% chance that the single bottle of soda contains more than 32 ounce. Okay. इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं और हम देखते हैं कि जो हमने बेसिकली सैम्पल मीन वाली बात की थी वो अब यहाँ पे कैसे इस एग्जाम्पल में एप्लीकेबल होगी और किस तरह से उसकी वेरिएंस जो है वो ड्रॉप होगी। सो अब हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो चेंज होके क्या रह जाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रह जाता है कि बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, बट वी नीड टू फाइंड आउट इज इफ़ अ कस्टमर, पिछले केस में कस्टमर ने सिर्फ एक बॉटल बाई की थी पिछले केस में, ओनली वन, बट नाउ ही इज़ बाइंग अ कार्टन ऑफ 4 बॉटल्स, ओके 4 बॉटल्स। सो नाउ ही हैज़ गॉट 4 बॉटल्स, ये स्ट्रेन सी बॉटल्स मैंने बनाई हैं, ओके। सो दीज 4 बॉटल्स, ओके, और ये एक पूरा एक कार्टन है। What is the probability that the mean amount of the 4 bottles will be greater than 32 ounce? कि अब इनका मीन जो है, लेट्स से x बार जो है, यानी कि इसका वेट x1 है, लेट्स से इसका वेट x2 है, x3 है और इसका वेट x4 है, but we are interested right now in is कि what is the probability that x bar is greater than 32 ounce, okay? सो इससे अगर आपको पिछले से अगर इस चीज़ को आप रिलेट करें तो वहाँ पे हमने देखा था कि मीन के ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, नाउ दैट स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइंट, दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.3, दैट थिंग कम्स इनटू प्ले। हाउ, लेट्स सी। ओके, सो वी वांट टू फाइंड एक्स बार
greater than 32, where the population distribution is normal, mu is 32.2 and sigma is 0.3. हमें ये पता है कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी नॉर्मल है, देयरफॉर एक्स बार जो है वो भी नॉर्मल होगा, और म्यू एक्स बार जो है, म्यू एक्स बार वो म्यू ही होगा 32.2. However, sigma of x bar is now reduced by the size of the sample. और sample size आपके पास क्या है, 4 है. आपने 4 bottles का सैम्पल लिया और 4 बॉटल्स के सैम्पल से आपने बेसिकली उसका एक्स बार लिया, तो अब आपका जो सिग्मा ऑफ एक्स बार है वो एक्चुअल सिग्मा से रिड्यूस हो जाएगा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन. तो 0.3 divided by square root of n becomes 0.15. So now this is what you are looking forward. So अब इस केस में हमने पहले लिया था प्रोबेबिलिटी, पिछले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 32. नाउ आवर केस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार ग्रेटर देन 32. एंड देन हमने इसमें जब इसको हमने नॉर्मलाइज करना होगा तो हम x बार के म्यू से और x बार के सिग्मा से इसको हम डिवाइड करेंगे. सो नाउ दिस इज़ हाउ वी हैव डन पिछली कैलकुलेशंस के मुताबिक. तो अब हमारा z जो है वो आ जाता है -0.133, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये r का कोड नीचे लिखा हुआ है, so this comes out to be 0.9. So the conclusion is that there is about 91% chance the mean of the 4 bottle will exceed 32 ounces. ठीक है, उस केस में there was about 75% chance that single bottle will exceed 32 ounces. अब इस केस के अंदर जब हमने उसका सैम्पल मीन लिया तो देयर इज 91% चांस दैट द मीन ऑफ द 4 बॉटल्स विल एक्सीड 32 ounces. सो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके बहुत सारे स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और सब्सिक्वेंटली इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो होगा. ग्राफिकली स्पीकिंग अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ग्राफिकली स्पीकिंग हमारे पास क्या है, ये PDF थी x की, दिस वाज द PDF ऑफ x जो ब्लू कलर में आ रही है, और जो PDF ऑफ x बार है वो इस कलर में आ रहा है, बिकॉज PDF ऑफ म्यू वाज x was normally distributed. Let's write it down to blue color में लिखते हैं इसको. So blue was normally distributed with mu and sigma, okay, while red जो है वो है normally distributed with mu of x bar, which is same as mu. However, sigma of x bar is different. It is sigma divided by square root of n. So that's why हमारे पास जो PDF है x bar की, वो उसका spread जो है मीन दोनों का सेम है, they have the same mean. However, जो उसका spread है it's much smaller as compared to जो हमारे पास जो x का जो PDF है उसके मुकाबले में. So जो हमने अभी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली वो क्या थी, जो हमने पहले केस में निकाली वो ये थी कि हमारे पास व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर दैन 32. ये हमने प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 32 निकाली थी, तो वो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी सारी आई थी जो कि इस साइड पे थी. जबकि प्रोबेबिलिटी दैट x बार इज़ ग्रेटर दैन 32, चूँकि हमारे पास जो उसकी शेप है उस डिस्ट्रीब्यूशन की
वो चेंज हो चुकी है. सो दिस इज़ द शेप, द शेप इज़ नाउ चेंज्ड. अब वो शेप चेंज होने से, स्प्रेड कम होने से, जो मैक्सिमम एरिया है वो उसके अंदर आ गया है. ठीक है. सो ये दिस इज़ दैट्स वाई हमारे पास जो है इस केस में एरिया जो है वो 90% एरिया जो है उसके अंदर जो है हमारे पास आ चुका है. Alright. So far इस लेक्चर में यहाँ तक ही हम देखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसी चीज़ को एक और एग्जांपल देख के कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बाद हम वी विल रीच द सेंट्रल लिमिट थ्योरम which is an important theorem, very important theorem in statistics. और हम इस चैप्टर को भी उसके साथ ही इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे. so far इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक और एग्जांपल जो है वो हम इसके बाद जो है इंशाल्लाह देखेंगे. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच.